कहते हैं कभी कभी जिंदगी की सबसे हसीन कहानियां वहीं से शुरू होती है जहां हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, और जिन रास्तों को हम अकेलेपन का नाम देते हैं वही कहीं कोई ऐसा मोड़ होता है जहां कोई अजनबी इंसान हमारी तकदीर बदलने चलाता है। शाम का वक्त था। अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर को निगल रहा था और ऊपर आसमान से मूसलधार बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे किसी टूटे हुए दिल ने अपने सारे जख्म रो दिए हों। एक टैक्सी ड्राइवर राहुल, उस दिन वो एक फैमिली को शहर के बाहर छोड़कर लौट रहा था जब अचानक बारिश इतनी तेज हो गई कि कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। उसे समझ आ गया था अब गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं होगा, ना ही अब कोई सवारी मिलने वाली है, ना ही अब जल्दी घर पहुंचने का कोई मतलब बचा है। क्योंकि घर तो था पर घर जैसा कुछ नहीं था। ना मां, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे, ना कोई पूछने वाला, ना कोई राह तकने वाला। इसलिए राहुल ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी, सीट पीछे की, टोपी आंखों पर रखी और उन अधूरी नींदों में खो गया जिन्हें सालों से किसी ने पूरा नहीं किया था। बाहर बारिश की तेज आवाज, भीतर एक टूटी हुई जिंदगी की चुप्पी। लेकिन तभी ठक ठक खिड़की पर जोर की दस्तक हुई। राहुल चौंका, टोपी हटाकर देखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। बारिश में पूरी तरह भीगी एक लड़की, बाल बिखरे हुए, आंखों से फैला हुआ काजल, होठों पर लिपस्टिक जो अब हल्की पड़ चुकी थी, और बदन पर फटे हुए कपड़े जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके जिस्म से उसकी इज्जत छीनने की कोशिश की हो। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, प्लीज दरवाजा खोलिए, जल्दी, वो लोग मेरे पीछे हैं। राहुल ने बिना कुछ सोचे पिछला दरवाजा खोल दिया। वो लड़की अंदर आ गई और कांपते हुए बस इतना बोली, गाड़ी चलाइए, जल्दी। राहुल ने पूछा, कहां जाना है? लड़की पीछे मुड़ मुड़कर देख रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में डर, होठों पर सिसकी और शरीर पर जैसे पूरी थकावट उतर आई थी। बस आगे चलिए, कहीं भी, बस दूर, वो बुदबुदाई। राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। कौन थी ये लड़की? इतनी रात, इतनी बारिश और ऐसे हालात में अकेली? और तभी वो लड़की अचानक पिछली सीट पर गिर पड़ी, शरीर सुन्न, आंखें बंद, और अब वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। राहुल ने गाड़ी एक बार फिर रोकी, पीछे मुड़कर देखा तो उसका कलेजा कांप गया। उस लड़की के कंधे और बाजुओं पर खरोंचों के गहरे निशान थे, गले पर भी वही निशान, और कपड़े उस हद तक फटे हुए थे कि नजर हटाना भी जैसे गुनाह लग रहा था। राहुल ने बिना एक पल गवाए अपनी शॉल निकालकर उसे ओढ़ा दी, चेहरे तक खींच दी और गाड़ी फिर स्टार्ट कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ ही मिनट बाद एक एसयूवी उसकी टैक्सी के आगे आकर रुकी। उसमें से दो लड़के उतरे और खिड़की पर जोर जोर से थपथपाने लगे। यहां से कोई लड़की भागती हुई आई है क्या? वो चीखे। राहुल ने खिड़की थोड़ा नीचे किया। कौन सी लड़की? मैं तो यही सो रहा था, कुछ नहीं देखा। लेकिन वो लड़के बार बार टैक्सी के अंदर झांकने लगे। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसने झूठ को अपने डर से बड़ा बना लिया। मेरे पास कोई नहीं है, बस गाड़ी खड़ी की थी, बारिश के कारण। शायद ऊपर वाले ने मदद की थी, क्योंकि शॉल ने सब छुपा लिया था। वो लड़के कुछ देर तक घूरते रहे, फिर एसयूवी में बैठकर चले गए। राहुल वही गाड़ी में बैठा रहा। अब उस बेहोश लड़की की मासूमियत, उसकी टूटी हुई हालत और इस समाज की वहशी निगाहें, तीनों उसके दिल में एक साथ उतर चुके थे। अब एक सवाल उससे चिपक गया था, इस लड़की को लेकर जाऊं कहां? वो बेहोश थी, लाचार थी और दुनिया से भागी हुई, पर अब उसे संभालना राहुल की जिम्मेदारी बन चुका था। और फिर राहुल ने गाड़ी मोड़ दी और सीधे अपने घर की ओर बढ़ गया। रात के 3 बज चुके थे। बारिश अब भी उसी रफ्तार से गिर रही थी और राहुल की टैक्सी उस सुनसान गली में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जहां हर दीवार, हर खिड़की नींद में डूबी हुई थी। लेकिन उसके दिल में जैसे कोई भारी बोझ जाग रहा था। घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था, ना कोई दरवाजा खोलने वाला था।
ना ही कोई पूछने वाला कि इतनी रात को कहां से लौटे हो। राहुल ने गाड़ी बाहर खड़ी की, गली के दोनों ओर देखा, हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा था, इस बेहोश लड़की को घर के अंदर कैसे ले जाए। वो जानता था अगर किसी ने देख लिया तो उसके चरित्र पर उंगली उठने में देर नहीं लगेगी। इस समाज को सच्चाई से ज्यादा तमाशा पसंद है, लेकिन हालात ने उसे मौका नहीं दिया सोचने का, क्योंकि वो लड़की अब भी पूरी तरह बेहोश थी। राहुल ने टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला, बहुत सावधानी से लड़की को सहारा दिया और जैसे तैसे उसे अपनी गोद में उठाया। बारिश की धार अब भी जोरों पर थी। आंगन पूरा पानी से भर चुका था और बदन से भीगा हुआ राहुल कंधे पर शॉल ओढ़े उस लड़की को कमरे में ले आया। घर बहुत छोटा था, बस एक ही कमरा, एक आंगन और एक किचन। राहुल ने उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, फिर जल्दी से दरवाजा बंद किया, शॉल उसके चेहरे तक ढक दी और एक लंबी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद के लिए जगह कहां बनाए। कमरे में एक ही बिस्तर था और जमीन पर पानी टपक रहा था। आखिरकार उसने आंगन में एक कुर्सी खींची, दूसरी कुर्सी पर पैर टिकाए और छत के नीचे बैठ गया। रात की नमी और मन की बेचैनी ने मिलकर उसे पूरी तरह जगा कर रखा। उसके भीतर एक जंग चल रही थी। दिल कह रहा था तू मर्द है जो चाह कर सकता है, लेकिन आत्मा फुसफुसा रही थी तू इंसान है, उसे महफूज रखना तेरा फर्ज है। राहुल कोई फरिश्ता नहीं था, लेकिन वो उन मर्दों में से भी नहीं था जिनकी नजरों में एक औरत सिर्फ जिस्म बन जाती है। और फिर कुर्सी पर बैठा बैठा ही राहुल कब नींद की गोद में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, लेकिन रात की कहानी अब भी कमरे की दीवारों में दर्ज थी। राहुल उठा, घर का सारा पानी साफ किया, बर्तन धोए और फिर रसोई में 2 कप चाय और थोड़ा नाश्ता तैयार किया। उसके मन में सवाल भी था और हल्की सी घबराहट भी। अब उसे उस लड़की से बात करनी थी। उसे होश आ चुका होगा और अब वो जाना चाहेगी। राहुल ने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। लड़की अभी भी उसी तरह सोई थी, लेकिन इस बार शॉल उसके चेहरे से खिसक चुकी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, एक मासूमियत, एक थकान और कहीं न कहीं एक टूटी हुई दुनिया। राहुल का मन डगमगाया। वो सोच रहा था, इतनी हसीन है ये लड़की और इतनी टूटी हुई भी। भगवान ने इसे इतना खूबसूरत बनाया है, किस लिए? उसका हाथ दरवाजे पर कांपा। आंखें बस एक नजर उस चेहरे पर टिक गई। लेकिन तभी उसने खुद से कहा, नजरों की चोरी भी एक गुनाह होती है और मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जिससे ये लड़की दोबारा डरने लगे। राहुल जोर से खांसा। उसकी खांसी से वो लड़की हड़बड़ाकर उठ गई। उसने अपने बदन को देखा, फटे कपड़े और खुद को शॉल से तुरंत ढक लिया। वो घबराई, उसकी आंखों में हलचल थी। मैं यहां कैसे? उसने कांपते हुए पूछा। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, शायद आप नशे में थी या सदमे में। आप मेरी टैक्सी में आई और फिर बेहोश हो गई। मैंने कई बार पूछा कि कहां छोड़ूं, पर आप कुछ नहीं बोली, इसलिए आपको मजबूरी में घर लाना पड़ा। लेकिन भरोसा रखिए, मैंने कोई हद पार नहीं की, बस आपको इंसान समझकर आपकी हिफाजत की है। लड़की की आंखें भर आई। शायद उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस जमाने में कोई बिना नियत बिगाड़े भी मदद कर सकता है। उसने पूछा, क्या आपके पास कोई कपड़े होंगे? क्योंकि मेरे कपड़े। राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास तो सिर्फ अपने कपड़े हैं, लेकिन आप चाहें तो पहन सकती है। वो लड़की बस इतना बोली, कुछ भी चलेगा, बस मुझे ढकना है। राहुल ने अपनी अलमारी खोली, एक साफ टी शर्ट और पायजामा निकालकर बिस्तर पर रख दिए। वो लड़की शॉल में लिपटी बाहर के वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो उसका पूरा चेहरा धुल चुका था, मेकअप उतर गया था और अब वो एक सादी लड़की की तरह लग रही थी, डरी सहमी लेकिन संजीदा। राहुल ने नाश्ता टेबल पर रखा। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठी और दोनों बिना कुछ कहे चाय पीने लगे। लेकिन उसके चेहरे की उदासी उसके टूटे अतीत का शोर बन चुकी थी। और फिर उसने वो कहा
जिसने राहुल को भीतर से झकझोर दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राहुल के हाथ थम गए थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस एक वाक्य ने जैसे उसके सीने में कोई सूनापन भर दिया हो। वो लड़की अब भी अपने चेहरे झुकाए हुए थी, जैसे किसी अनजाने डर से खुद को छिपाना चाहती हो। राहुल उसे देख रहा था, मगर आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक खामोश समझ थी कि ये लड़की शायद दुनिया से नहीं, खुद से भी भाग रही है। लेकिन कल रात जो दो लड़के तुम्हारा पीछा कर रहे थे, वो कौन थे? राहुल ने साहस करके पूछ ही लिया। वो लड़की चौंकी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चाय की प्याली वही टेबल पर रख दी और कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत कीजिए, मैं अभी भी उस सब से बाहर नहीं निकल पाई हूं। राहुल तुरंत चुप हो गया। उसे समझ आ गया, जख्म अभी ताजा है और उंगली रखने से वो और भी दर्द देंगे। थोड़ी देर दोनों चुप बैठे रहे। बारिश अब थम चुकी थी, मगर कमरे में एक अजीब सा भारीपन पसरा था। वो लड़की धीरे से उठी और अंदर कमरे में चली गई। राहुल वही बैठा रहा और दीवार की ओर देखते हुए सोचता रहा। किसी को बचा लेना आसान होता है, लेकिन उसे समझना वो सबसे मुश्किल काम होता है। कुछ देर बाद उसे कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो चुपचाप दरवाजे के पास गया, लेकिन खटखटाने से पहले ही रुक गया। उसके हाथ हवा में ठहर गए और दिल में एक सवाल कुल बुलाने लगा, क्या इस लड़की को मेरे घर में रहना चाहिए? उसे अपनी बहन, पड़ोसियों और समाज की बातें याद आने लगी। ये वो दुनिया थी जो किसी औरत के साथ एक अकेले आदमी को नहीं छोड़ती। लेकिन तभी दरवाजा खुला। वो लड़की बाहर आई, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर नमी, लेकिन उस नजर में एक थकावट से भरी उम्मीद थी। क्या मैं कुछ दिन यही रह सकती हूं? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती कि क्या मांग रही है। राहुल कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, देखो, तुम जैसी लड़की को मेरे जैसे आदमी के घर में रखना आसान नहीं है। लोग बातें बनाएंगे, मेरी नीयत पर शक करेंगे और सबसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत दांव पर लगेगी। लड़की की आंखों में पानी फिर से उभर आया। तो फिर मैं जाऊं जहां कल रात जाने से पहले मैं लगभग बर्बाद हो चुकी थी? राहुल उलझ गया। कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला? उसने फिर से पूछा। कोई नहीं, लड़की ने जवाब दिया। वो धीरे से सामने बैठ गई और बोली, मुझे किसी अनाथालय में छोड़ दीजिए। राहुल ने चुपचाप कार की चाबी उठाई। उसने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई हां, ना कोई ना, और दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। टैक्सी सड़क पर चल रही थी, लेकिन कार के भीतर जो खामोशी थी वो किसी कब्र की तरह गहरी लग रही थी। मेन रोड पर पहुंचकर राहुल ने कार रोकी। वो लड़की बाहर उतरी, पीछे मुड़ी, राहुल की आंखों में देखा और कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह गई। वो भीड़ में खो गई। राहुल देर तक वही खड़ा रहा, लेकिन क्या उस लड़की की परछाई को खुद से मिटा पाना आसान था? शायद नहीं। उस रात जब राहुल घर लौटा तो जैसे दरवाजा खोलते ही कोई और दुनिया सामने आ गई। घर एकदम साफ था, हर चीज अपनी जगह पर थी। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी और दीवारों पर एक बार फिर जिंदगी की आहट लौट आई थी। राहुल का दिल धड़क गया। क्या वो फिर से आ गई? वो दबे कदमों से किचन की ओर गया और हां, वही थी वो लड़की। सफाई से सजे बाल, सादे कपड़े, चेहरे पर सच्ची थकान और एक हल्की सी मुस्कान। राहुल वही ठहर गया। तुम वापस कैसे आई? उसकी आवाज हैरानी में डूबी हुई थी। मैं नहीं रह पाई, उसने बस इतना कहा। कैसे आए अंदर? ताला तो मैंने खुद लगाया था। लड़की ने खिड़की की ओर इशारा किया। उस पेड़ से चढ़कर आंगन में कूद गई। राहुल अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मुझे पता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक ऐसा इंसान जो मेरी तरफ नियत से नहीं, इंसानियत से देखे, और वो मुझे आप में दिखा। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। राहुल ने पूछा, लेकिन तुम जानती हो ना, इस समाज में कोई लड़की किसी मर्द के साथ ऐसे नहीं रह सकती बिना नाम के, बिना पहचान के। लड़की ने नजरें झुका ली। तो फिर क्या करूं? उसने धीमे से पूछा और राहुल ने गहरी सांस ली। फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है
तो सिर्फ एक ही रास्ता है, शादी। उस कमरे में कुछ देर के लिए समय जैसे रुक गया था। राहुल की वो सीधी सच्ची आंखें और प्रियंका की टूटी, डरी हुई लेकिन साफ नजरें, दोनों एक दूसरे को नाप रही थी। ना लालच था, ना कोई दिखावा, बस एक सवाल और एक खामोश भरोसा था। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, शादी। राहुल के इस वाक्य के बाद प्रियंका कुछ पल चुप रही, फिर जैसे अपने अंदर हिम्मत जुटाई और हल्की सी आवाज में बोली, ठीक है, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। शायद उस जवाब में मजबूरी थी, शायद सुरक्षा की तलाश, या शायद पहली बार किसी ने उसे जिस्म नहीं, एक इंसान समझा था। राहुल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, जैसे कह रहा हो, इस बार मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। अगले ही दिन उसने अपनी छोटी बहन नेहा को फोन किया, सब कुछ साफ साफ बताया। नेहा सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, भैया, जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप उस लड़की के लिए ढाल बनकर खड़े हैं तो मैं आपके साथ हूं। शाम होते होते घर में 4-5 लोग इकट्ठा हुए, नेहा, उसके पति और कुछ करीबी पड़ोसी औरतें। किसी को कोई ज्यादा वजह नहीं बताई गई, बस इतना कहा गया, प्रियंका नेहा की कॉलेज की सहेली है, अब बेसहारा है और नेहा ने उसका रिश्ता भैया से करवाया है। सादे कपड़ों में, मामूली सी सजावट के बीच वो दो लोग साथ फेरे नहीं ले सके, लेकिन एक सिंदूर की लकीर और कुछ शब्दों ने दो टूटी जिंदगियों को जोड़ दिया। शाम ढलते ढलते सब लौट गए। कमरे में अब सिर्फ प्रियंका और राहुल रह गए। प्रियंका दुल्हन की तरह सजी बैठी थी, लेकिन उस आंखों में अब भी कुछ खालीपन था। शायद भरोसे की डोर अब भी पूरी तरह नहीं बंधी थी। राहुल ने दरवाजा बंद किया, फिर कुछ दूरी बनाकर बैठ गया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूं, जिस तरह की दुनिया से तुम आई हो, उसके बाद किसी पर भरोसा कर पाना आसान नहीं होता, और मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा उस पल का जब तुम्हें लगेगा कि अब यह रिश्ता सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि एक सच्चा साथ है। प्रियंका की आंखों में पहली बार नमी नहीं, एक सुकून था। उसने धीरे से राहुल का हाथ थामा और कहा, आपने मुझे सिर्फ अपनाया नहीं, मुझे फिर से इंसान बना दिया। जो इज्जत आपने दी है, उसके बदले मैं आपको पूरी जिंदगी देना चाहती हूं। उस रात कमरे में कोई हवस नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बस दो टूटे हुए दिलों का भरोसे से जुड़ना था। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो बारिश डर की नहीं, नए जीवन की आहट बन गई थी। हफ्ते बीते, प्रियंका ने घर को घर बना दिया। हर सुबह राहुल की चाय तैयार रहती, रात को रोटियों की महक दीवारों में बस जाती। कमरा जो कभी सिर्फ नींद की जगह था, अब रिश्ता निभाने का मंदिर बन चुका था। एक दिन उसी सड़क से गुजरते हुए, जहां प्रियंका राहुल की टैक्सी में बैठी थी, वो दोनों साथ थे, हाथ में हाथ, और वो वही जगह देखकर रुक गए। क्या सोच रहे हो? प्रियंका ने पूछा। राहुल ने आसमान की ओर देखा और बोला, सोच रहा हूं, अगर उस रात तूफान ना होता तो शायद तू भी ना मिलती। प्रियंका मुस्कुराई। कभी कभी सबसे बड़ा तूफान किसी की सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। और तब से हर बार जब कोई उस जोड़े को देखता तो कहता, यह रिश्ता इत्तेफाक नहीं, इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल है। दोस्तों, यही थी राहुल और प्रियंका की कहानी। एक ऐसी लव स्टोरी जो ना मोहब्बत से शुरू हुई, ना इजहार से, बल्कि सिर्फ इंसानियत से पैदा हुई और जिंदगी भर का साथ बन गई। अब एक सवाल आपसे, राहुल ने जो किया सही था या गलत? अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ इश्क नहीं, इंसानियत से शुरू होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।